हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल बीके मैम जीएस सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग मूल अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में दो मूल अधिकार पढ़ लिए हैं। पहला समता और समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अब आज का तीसरा नंबर का जो अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संविधान में जो यह अधिकार दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 में उल्लिखित है। यह मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार और बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती श्रम का विरोध है इसमें। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा उसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। यानी कि इस अनुच्छेद 23 के तहत किसी भी व्यक्ति से जो भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, उससे किसी भी तरह का बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता और उसकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। यह एक ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम होगा जो निषिद्ध ठहराया गया है, यानी कि उसको यहाँ पे भारत में इस तरह की क्रिया को एकदम से ही निषेध कर दिया गया है, यानी उसको अनुमति नहीं दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है या कोई आपदा पड़ती है, किसी देश से का आक्रमण होता है, तो उस समय क्या होता है कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है या उसमें बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यह 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो अनुच्छेद 24 है, इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी काम में लगाना कानूनन जुर्म है और यह जोखिम भरे कार्य में इनको नहीं लगाया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका अनुच्छेद 25 ये कहता है कि भारत में रहने वाले कोई भी जो व्यक्ति हैं वह किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार। यानी कि अनुच्छेद 26 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार के लिए संस्थाओं का स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है और संविधान के अंडर में रह के संपत्ति का अर्जन भी कर सकता है और उसका स्वामी भी बन सकता है और उसका प्रशासक भी बन सकता है, प्रशासन भी कर सकता है। अनुच्छेद 27 में क्या है? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। यानी कि भारत में रहने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से जो किसी धर्म के प्रचार प्रसार में लगा हो या संप्रदाय की उन्नति में लगा हो, ऐसे व्यक्ति से कर लेने के लिए यानी कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं ली जाएगी। यानी कि राज्य विधि के अंतर्गत पोषित जो भी शिक्षण संस्थान हैं, उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने
हेतु बाध्य नहीं कर सकते। यानी कि जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, यहाँ के विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का और किसी भी धर्म की उपदेश को जबरदस्ती सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 जो है यह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षित करता है, संरक्षण प्रदान करता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 30 यह शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि जो अनुच्छेद 30 है वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग को अपना शैक्षिक संस्थान चलाने के लिए यानी स्कूल खोलने के लिए मना नहीं कर सकता है। यानी कि इसमें अनुच्छेद 30 में इसका प्रावधान किया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है और उसका प्रशासन कर सकता है, प्रशासनिक कार्य कर सकता है। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी कि संविधान की जो आत्मा है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैप्स कार्पस। दूसरा है परमादेश, मांडमस। और तीसरा है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिटेशन। चौथा है उत्प्रेक्षण, कार्टियोरर। और 5वां है अधिकार परीक्षा लेख, क्यू आरंटो। अब पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जा सकता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। यानी यह बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह एक किसी व्यक्ति को यानी कि जो बंदी बनाया गया है, अवैध बंदी बना है, उसके लिए यह जो कानून है बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उसके लिए है कि वह अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसको तत्काल न्यायालय के बंदी गृह से ले जाकर सक्षम अधिकारी के सामने उसको पेश किया जाए। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जा सकता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। यानी कि परमादेश वह है कि जब कोई भी पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे यह आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी के कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश जारी करता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश किया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
इसमें यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वह अपने के अंडर कार्य करने वाले जो निम्न न्यायालय हैं उनको आदेश देता है, एक पत्र जारी करता है, जिसमें यह बताता है कि वह उस मामले को वहाँ सुनवाई न करें, उस पर कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यानी कि उससे बाहर है। चौथा है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें, यानी कि जो भी निम्न न्यायालय हैं वे अपने पास लंबित मुकदमे को न्याय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से कोई कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह किसी कार्य को करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है। तो यह अधिकार परीक्षा लेख के द्वारा उससे यह बात पूछा जाता है, और वह कार्य और उतने समय तक जब तक वह संतोषजनक उत्तर नहीं देता है, तब तक उसे कार्य नहीं करने दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं मौलिक अधिकार में संशोधन। मौलिक अधिकार में संशोधन का क्या प्रावधान है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 ईस्वी के निर्णय के पूर्व दिए गए निर्णयों को यह निर्धारित किया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था, इसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया है, जिसमें संशोधन करने के लिए प्रावधान किया जा सकता है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि 1967 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में कहा है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तीसरा है 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संविधान संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि 24वां संविधान संशोधन जो है 1971 का, उसका अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करने के लिए निर्धारित किया गया है कि मूल अधिकार में इसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चौथा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसके निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई है, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के बाद से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। पांचवा है 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 में किया गया था, और 1968 में जो खंड 4 है और 5 जोड़े गए हैं, इसकी व्यवस्था की गई है कि संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है या प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। छठवां है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। यह 1980 का मैटर है।
इसके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ है, यह 1980 में इसका निर्णय हुआ था। अब इसमें क्या है कि किसी भी तरह से संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार जो है वो न्यायालय को है और न्यायालय संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने संविधान में वर्णित 6 मूल अधिकार को जाना है, विस्तृत रूप से जाना है और हम लोग का यह जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। स्वतंत्रता के अधिकार का सेशन समाप्त होता है। हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को देखेंगे और उसको जानेंगे, समझेंगे। तब तक आप लोग हमारी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारी वीडियो यदि अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि जो भी कंटेंट डाले जाते हैं वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।